ओके, आज के हमारे गेस्ट स्पीकर है डॉक्टर देवेश कुमार देवांशु। इनका मैं छोटा सा एक परिचय दे रही हूँ। डॉक्टर देवेश कुमार देवांशु ने बीएचएमएस किया है, एमडी किया है, पीजी डीएचएम किया है। यह गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पारस पानी गोड्डा झारखंड में ये असिस्टेंट प्रोफेसर और एचओडी है डिपार्टमेंट ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी के। ये सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी न्यू दिल्ली के एक्स सीनियर रिसर्च फेलो भी हैं। सर का आज का विषय है होम्योपैथी फार्मेसी के कानूनी पहलू। सो ओवर टू यू डॉक्टर देवेश कुमार देवांशु सर, आपका आईएफपीएच मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच मैडम। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्कार, जोहार। डॉक्टर देवेश कुमार देवांशु की तरफ से आज की विषय का जो चर्चा का जो सब्जेक्ट है, कानूनी पहलू होम्योपैथिक फार्मेसी का। जितने भी हमारे सीनियर, हमारे गुरुजन, जो हमारे टीचर, जो हमारे फैकल्टीज, जो भी होम्योपैथिक घराना के एक्सपर्ट सब इस वेबिनार में पार्टिसिपेट करें, उन सबों का हार्दिक अभिनंदन, सबों का प्रणाम और सबों को हमारी तरफ से जोहार। अब बिना देरी किए हुए हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाना का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले होम्योपैथी का जो लीगल स्टेटस है, सबसे पहले इन ईयर 1969 में फर्स्ट टाइम होम्योपैथी गॉट ए लीगल स्टेटस and it was introduced in the Drug and Cosmetic Act 1940। सबसे पहले 1969 में इसको ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में इसको पुट किया गया था। और ये जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है ना, इनका काम है रेगुलेट करना इन चीजों को, इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स। द होम्योपैथी एक्ट्स एंड रूल्स आर फॉर्म्ड बाय सब कमिटी ऑफ ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, जिसको कि हम लोग DTAB भी बोलते हैं। इनका काम है इन सब चीज को देखभाल करना। तो सबसे पहले जब हम लोग इसको लीगल स्टेटस प्राप्त किए, उसके बाद जितने भी हमारी मतलब इंडिया में होम्योपैथी के रिगार्डिंग जितने भी रूल्स रेगुलेशन है, उनको एक सिस्टमेटाइजेशन, एक प्रॉपर वे में ओरिएंटेशन मिला। तो सबसे पहले हम लोग शेड्यूल के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में जो डिफरेंट शेड्यूल दिए हुए, फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल। तो फर्स्ट शेड्यूल में बेसिकली आयुर्वेदिक एंड सिद्धा के बारे में दिया हुआ है। तो उसमें हम लोग बहुत ज्यादा उसकी चर्चा नहीं करेंगे, इसलिए कि इज पोर्शन ऑफ आयुर्वेदा एंड सिद्धा। हम लोग सिर्फ चर्चा करेंगे होम्योपैथिक का जो लीगल स्टेटस है उसके बारे में। तो सेकंड शेड्यूल में जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का जो सेकंड शेड्यूल है, उसमें दिया हुआ है कि स्टैंडर्ड्स टू बी कंपाइल्ड with a drug manufactured for sale, sold, stocked or exhibit for sale. These are the drugs, classification of drugs। तो होम्योपैथिक मेडिसिन का लीगल स्टेटस के हिसाब से हम लोग किसको होम्योपैथिक मेडिसिन बोलेंगे? तो ऐसे मेडिसिन को जो कि इंक्लूडिंग इन होम्योपैथिक फार्माकोपिया, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जो कि होम्योपैथिक फार्माकोपिया में नहीं है लेकिन दूसरे फार्माकोपिया में, जैसे फार्माकोपिया ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या यूनाइटेड किंगडम या जर्मन होम्योपैथी फार्माकोपिया में दिया हुआ है, उसको हम लोग होम्योपैथिक मेडिसिन के कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे। या ऐसा जो कि इन सारे में भी इंक्लूड नहीं है, जो कि इन सारे में भी इंक्लूड नहीं है, उसको भी हम लोग इसको ये करेंगे। तो हम लोग ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स के बारे में जब पार्ट 1 में जाते हैं, तो इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन के डिफिनेशन के बारे में दिया हुआ है। होम्योपैथिक मेडिसिन इंक्लूड्स एनी ड्रग्स व्हिच इज रिकॉर्डेड होम्योपैथी प्रूविंग therapeutic efficacy of which has been established through the long clinical experience as recorded in authoritative homeopathic literature of India and abroad, and which is prepared according to the technique of homeopathic medicine but does not include a medicine which is administered by parental route। parental route का जो 5 ठो मेथड्स है, जैसे इंट्रावेनस है या ये IV करके जो हम लोग देते हैं, उन सारे पोर्शन को एक्सक्लूड करके जो आएगा उसको हम लोग होम्योपैथिक मेडिसिन में इंक्लूड करेंगे। उसके बाद कुछ सेक्शंस दिए हुए हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में, जैसे 30AA में दिया हुआ इंपोर्ट ऑफ न्यू होम्योपैथिक मेडिसिन,
तो किसको हम लोग न्यू मेडिसिन बोलेंगे और उसको कैसे हम लोग इंपोर्ट करेंगे, उसके लीगल पोर्शन कहां से आएगा? नो होम्योपैथिक मेडिसिन शैल बी इंपोर्टेड एक्सेप्ट अंडर एनी अकॉर्डिंग टू द परमिशन इन राइटिंग ऑफ लाइसेंस। जब तक हमको इसकी अथॉरिटी नहीं है, इसका परमिशन नहीं लेंगे, तब तक हम इस वर्क को नहीं कर पाएंगे। अब होम्योपैथिक मेडिसिन किसको हम लोग न्यू होम्योपैथिक मेडिसिन बोलेंगे? तो ऐसा नहीं कि जो हम लोग कभी यूज नहीं किए हैं उसको हम लोग न्यू होम्योपैथिक बोलेंगे। इसलिए आज के डेट में हम लोग जो मेडिसिन यूज करते हैं, हो सकता है कुछ दिन के बाद एकोनाइट ब्रानिया भी वो न्यू मेडिसिन जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो अभी सिनेरियो चल रहा है, जो पेटेंट का सिनेरियो चल रहा है, उसको लेकर के हो सकता है एकोनाइट ब्रानिया भी कुछ दिन के बाद वो न्यू मेडिसिन जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए होगा। लेकिन लीगली जो होम्योपैथिक मेडिसिन किसको बोलेंगे उसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। होम्योपैथिक मेडिसिन व्हिच इज नॉट स्पेसिफाइड इन होम्योपैथिक फार्माकोपी ऑफ इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी, मतलब किसी भी फार्माकोपिया में जो इंक्लूडेड नहीं है, which is not recognized in authoritative homeopathic literature, even जो homeopathic literature जो authoritative literature है उसमें भी ये इंक्लूड नहीं है, या a combination of homeopathic medicine containing one or more medicine which are not specified in any of the pharmacopoeia referred to any to in a clause 1 as homeopathic medicine also not recognized। मतलब कहीं पे उसकी ये मतलब फाइंडिंग नहीं है, लेकिन अगर आप उसके बारे में उसको इंपोर्ट करना चाह रहे हैं तो आपको उसकी जो थेरेपेटिक वैल्यू है उसका इंटायर प्रूफ आपको जो लीगल अथॉरिटी है, जो लाइसेंस प्रोवाइडिंग अथॉरिटी है, उसके पास आपको देना पड़ेगा, तभी आप उस चीज को इंपोर्ट कर पाएंगे। सेकंड आता है 32A में पैकिंग एंड लेबलिंग ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। इसके लिए पार्ट 9 है, नो होम्योपैथिक मेडिसिन शैल बी इंपोर्टेड अनलेस पैक्ड एंड लेवल, मतलब प्रॉपर वे में अगर 9A के हिसाब से लेवलिंग नहीं किया हुआ है तो आप इसको आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है सेल ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, ये पार्ट 6 में इसके अलग अलग सबसेक्शंस दिए हुए हैं। जैसे 67A में स्टेट गवर्नमेंट एक अपॉइंट करती है लाइसेंसिंग अथॉरिटी को, जो कि इस चीज को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन, तो जो एक स्टेट गवर्नमेंट एक पर्सन को या उनको ऑथराइज कर दिया कि आप लाइसेंस इशू करेंगे। अब हम लोग को अप्लाई कैसे करना है? जैसे हम लोग सपोज मतलब जो ये सेल ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन है, तो एप्लीकेशन के लिए हमको एक फॉर्म चाहिए जो कि 19B फॉर्म है, उसमें हम लोग अप्लाई करके लाइसेंसिंग अथॉरिटी को देते हैं और जो उसका क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करते हैं। तो फॉर्म ऑफ लाइसेंस 67C में दिया हुआ है। ये 20C और 20D एक फॉर्म है, ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की जो बुक है उसमें फॉर्म दिया हुआ है, आप उसको देख लेने से चलेगा। नेक्स्ट है 67D। अगर आप जैसे कुछ कुछ चीजें कंफ्यूजन रहती है कि हम एज ए होम्योपैथिक डॉक्टर BHMS करने के बाद हम लोग क्या होम्योपैथिक क्लिनिक खोल सकते हैं, क्या दवाई बेच सकते हैं कि नहीं? तो थोड़ा पोर्शन को मैं क्लियर कर दूं। अगर हम रजिस्टर्ड BHMS डॉक्टर हैं, जो कि हमारा किसी भी काउंसिल से रजिस्टर्ड है, चाहे वो स्टेट या NCH से, तो हम लोग होम्योपैथिक क्लिनिक खोल सकते हैं, नॉट होम्योपैथिक शॉप। ये चीज हम लोग को समझना पड़ेगा कि होम्योपैथिक क्लिनिक में और होम्योपैथिक शॉप में डिफरेंस है। हम लोग दवाई ऑन द काउंटर नहीं बिक्री कर सकते हैं, लेकिन अपने पेशेंट को हम लोग दवाई दे सकते हैं। उसके लिए आपको मतलब ये परमिशन की आवश्यकता नहीं है, मतलब मेडिसिन सेल करने के लिए। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं मेडिसिन हमको सेल करना है, चाहे वो जो भी नेचर हो, चाहे आप रिटेल हो या स्टॉक होल्डर जो भी है, उसके लिए आपको लाइसेंस की आवश्यकता है। नेक्स्ट है कि अगर एक जगह बहुत सारा आदमी इंडिविजुअल डॉक्टर्स करते क्या है कि एक लाइसेंस ले लिया और 4 जगह अपना ब्रांच खोल लिया, ऐसा नहीं कर सकते। सेल एट मोर देन 1 प्लेस के लिए आप ये है, अगर मोर देन 1 प्लेस में ये शॉप को ओपन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको सेपरेट लाइसेंस की आवश्यकता है। और लाइसेंस का जो ड्यूरेशन है ये आपको वैलिड फॉर 5 इयर्स ओनली। ऐसा नहीं कि 5 साल मतलब एक बार लाइसेंस ले तो वो थ्रू आउट द लाइफ चलेगा, ऐसा नहीं है। उसको आपको बीच बीच में रेन्युअल करेंगे। अगर रेन्युअल नहीं करते हैं उसका भी सर्टेन रूल्स दिया हुआ है, जैसे प्रोवाइडेड इफ द एप्लीकेशन फॉर द रेन्युअल ऑफ लाइसेंस इन फोर्स इज मेड बिफोर इट्स एक्सपायरी, अगर एक्सपायरी डेट से पहले इसको करते हैं, और इफ द एप्लीकेशन इज मेड विद इन 6 मंथ्स ऑफ एक्सपायर, अगर डेट एक्सपायर हो गया 6 महीने के अंदर करते हैं तो उसका अलग अलग फीस है। आफ्टर पेमेंट ऑफ एडिशनल फी द लाइसेंस शैल कंटिन्यू टू बी इन फोर्स अंटिल ऑर्डर्स आर पास्ड ऑन द एप्लीकेशन and license shall be deemed to be expired if application for its renewal is not made within 6 months after its expiry। ये फिर सर्टिफिकेट को रेन्युअल करने के लिए हम लोग को जैसे फॉर्म 20C है, 20D में हम लोग ये अप्लाई करेंगे और 20E में उसको रेन्युअल करना है। नेक्स्ट है 67
एफ में कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड, जैसे लाइसेंस लेने से पहले जो या तो आप 20C पे ले रहे हैं या डी पे जो भी ग्रांट लाइसेंस होगा उसके लिए सर्टेन क्राइटेरिया आपको वो फुलफिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट आर कंडीशंस ऑफ लाइसेंस। License in Form 20C और 20D shall be subject to the condition stated therein and the following further condition। उसके बाद कुछ कुछ और कंडीशन है जिसको कि आपको फुलफिल लाइसेंसिंग अथॉरिटी के अकॉर्डिंगली आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। कुछ अगर इसके बावजूद भी अगर लाइसेंसिंग अथॉरिटी को कुछ और इंक्वायरी चाहिए तो 67GG के प्रोविजन के तहत एडिशनल इंफॉर्मेशन यू हैव टू गिव, तब जाकर का अगर आप लाइसेंस लिए उसके बाद सपोज होम्योपैथिक मेडिसिन का के लिए लाइसेंस सेल के लिए लाइसेंस लिया और आप कुछ इलीगल चीज में मतलब वहां पे ये कर रहे हैं तो उसके चलते आपके लाइसेंस को या तो कैंसिल कर किया जा सकता है या उसको सस्पेंस किया जाता है। जैसे लाइसेंस अथॉरिटी में गिविंग द लाइसेंस एन अपॉर्चुनिटी टू शो काउज why such an order should not be passed by another order in writing state the reason therefore a cancel a license issued under this part। लाइसेंस को कैंसिल किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है, फॉर द टाइम बिंग आपको सेटिस्फैक्टरी आंसर देने के लिए टाइम मिलेगा, सो कॉज दिया जाएगा, आप उसका अगर प्रॉपर रिप्लाई देते हैं तो फिर आपके लाइसेंस उसको वैलिड कर रखेगा। तो ये सारा उसका ये है। उसके बाद ये है पार्ट 6A का। अब है पार्ट 7A का, उसमें मैन्युफैक्चर फॉर सेल। अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट करना चाह रहे हैं या मैन्युफैक्चर या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन तो उसके लिए 85 में अलग अलग सेक्शन में जैसे 67 में था उसी तरह से 85 में अलग अलग दिया हुआ है। मैन्युफैक्चर ऑन मोर देन वन सेट ऑफ प्रीमिसेस के लिए क्या रूल्स है, एप्लीकेशन कैसे करना है हमको, उसके लिए भी आपको रेगुलेशन दिया हुआ है, उसके हिसाब से ही हम लोग को मूव करना पड़ेगा, अदरवाइज हम लोग को लाइसेंस नहीं मिलेगा। जैसे एप्लीकेशन टू ए मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू होम्योपैथिक मेडिसिन, फिर न्यू होम्योपैथिक मेडिसिन का यही मतलब है कि जो किसी भी फार्माकोपिया में मेंशन नहीं है और उसके बारे में हम लोग पहले से कोई आइडिया नहीं, अगर आप उस चीज को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आपको अंडर ये नो न्यू होम्योपैथिक मेडिसिन शैल बी मैन्युफैक्चर अनलेस प्रीवियसली अप्रूव्ड। लाइसेंस आपको अगर लिया हुआ है तभी आप उसको मेडिसिन को प्रिपेयर करते हैं, और जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी मेंशन इन जो रूल 21 में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली आपको ये करना पड़ेगा। द मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू होम्योपैथिक मेडिसिन व्हेन अप्लाइंग टू द लाइसेंसिंग अथॉरिटी मेंशन इन सब रूल 1 शैल प्रोड्यूस सच डॉक्यूमेंट्री एंड अदर एविडेंस। उसकी जो थेरेपेटिक वैल्यू है उसके बारे में या उसके प्रिपरेशन के रिगार्डिंग उसके सोर्सेस के रिगार्डिंग आपको डिटेल्स बताना पड़ेगा। जो द टर्म न्यू होम्योपैथिक मेडिसिन जो हम लोग 30A में देखें उसके बारे में मेंशन किया होगा। फॉर्म ऑफ लाइसेंस, इसके लिए जो मैन्युफैक्चर होम्योपैथिक मेडिसिन करेंगे उसके लिए फॉर्म जो है हम लोग को 25C फॉर्म आता है, उस पर हम लोग को ये करना पड़ेगा। उसके बाद कुछ कुछ कंडीशंस दिया हुआ है 85P फॉर ग्रांट और रेन्यूअल ऑफ लाइसेंस इन फॉर्म 25C, तो उस कंडीशन को आप फुलफिल करेंगे तब जाकर के आपको लाइसेंस मिलेगा। नेक्स्ट है फैक्ट्री प्रीमिसेस शैल कंप्लाई विद। जो फैक्ट्री हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं उसके लिए जो जैसे हम लोग गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस जिसको कि हम लोग शेड्यूल M1 करते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपके पास सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए, सफिशिएंट अलग अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए, सफिशिएंट इक्विपमेंट होना चाहिए, सफिशिएंट मैन पावर, स्किल्ड मैन पावर होना चाहिए, जो कि शेड्यूल M में मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट है 85E। तो आप अगर अप्लाई करेंगे कि हमको यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलना है तो उसके लिए आपको जैसे एप्लीकेशन दे वहां से इंस्पेक्टर आएगा उस चीज को इंस्पेक्ट करने के लिए, तो वो क्राइटेरिया सबको देखेगा कि आपके पास रियल में जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत जो मैन्युफैक्चरिंग या यूनिट या M1 शेड्यूल के हिसाब से जो मैन्युफैक्चरिंग का जो क्राइटेरिया है उसके उसको आप फॉलो करते हैं हाँ या ना। अगर नहीं करते तो फिर आपको बोलेगा कि इसको करेक्शन कीजिए, तब फिर आपको परमिशन मिलेगा। जैसे 85EB रिपोर्ट बाय इंस्पेक्टर, जैसे वो रिपोर्ट आएगा, वो रिपोर्ट इंस्पेक्टर आएगा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को विजिट करने के लिए, तो वो एक अपना रिपोर्ट सबमिट करेगा टू द लाइसेंसिंग अथॉरिटी। ग्रांट और रिफ्यूजल, अब जो रिपोर्ट सबमिट किया गया इंस्पेक्टर के द्वारा, अब लाइसेंसिंग अथॉरिटी के ऊपर ये निर्भर करता है कि आपको वो परमिशन देगी या नहीं देगी। तो जो ग्रांट और रेन्यूअल जो लाइसेंस जो करेगा वो 25C और 26C पे करेगा। अगर लाइसेंसिंग अथॉरिटी इससे सेटिस्फाइड नहीं है तो उसको आप रिजेक्ट भी कर सकता है, नहीं तो आपको बोलेगा कि आप इन सारी चीज को करेक्शन कीजिए। उसके बाद अगर रिजेक्शन हो गया तो फिर से आप 85ED के प्रावधान के तहत आप उसको अप्लाई कर सकते हैं फिर से। अगर उसके बावजूद ये आता है तो 85E के चलते के तहत आपके पास ऑप्शन है कि आप स्टेट गवर्नमेंट को अपील कर सकते हैं।
अगर आपको मिलता है तो वो लेगा, ये 5 इयर्स का वैलिड रहता है। फिर से आप उसको 25C में जो लाइसेंस लिए उसको 26C में वो रेन्यूअल करेगा। कंडीशंस ऑफ लाइसेंस जो 25C में लिए shall be subject to conditions stated therein and to the following further conditions named. अगर नहीं करते हैं या आप अगर लाइसेंस ले लिए हैं, आप अगर अदर देन जिस चीज की लाइसेंस मिली है उसके अकॉर्डिंगली आप नहीं काम कर रहे हैं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कुछ और एक्स्ट्रा चीज भी कर रहे हैं, तो आपके लाइसेंस को कैंसिल भी कर सकती है या उसको सस्पेंड भी किया जा सकता है। तो ये हुआ पार्ट 7A। पार्ट 9A में आता है लेवलिंग एंड पैकिंग ऑफ होम्योपैथी। इसको हम लोग लेवल कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जब भी हम लोग लेवलिंग करते हैं तो उसमें सबसे पहले लिखा रहता है वर्ड होम्योपैथिक मेडिसिन मस्ट बी देयर। उसके बाद मेडिसिन का नाम लिखेंगे, फिर जो उसके जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट अगर ऐसा है मोर देन वन कॉन्स्टिट्यूएंट है तो उसको हम लोग ये करेंगे। और अगर नाम जो लिखेंगे जो कि स्पेसिफाइड होम्योपैथी फार्माकोपिया में दिया हुआ है, चाहे जिस भी फार्माकोपिया में, उसी नाम को हम लोग मेंशन करेंगे ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। और उसका पोटेंसी देना पड़ेगा। in case of homeopathy medicine containing 2 or more ingredients, the name of each ingredient together ये देना पड़ेगा। उसके बाद मैन्युफैक्चरर का नाम, एड्रेस देना पड़ेगा। उसका स्लॉट, किस स्लॉट से ये लिया गया है उसको देना पड़ेगा। उसके बाद जो अल्कोहल का परसेंटेज है उसको मेंशन करना पड़ेगा। बैच नंबर देना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग जो मैन्युफैक्चरर करा है उसका लाइसेंस नंबर क्या है उनको देना पड़ेगा। 106B में ये दिया हुआ है प्रोविजन ऑफ क्वांटिटी एंड परसेंट, जो कि हमारे बिहार स्टेट में दिया हुआ है कि जो अल्कोहल बैन है वहां पे क्या रेगुलेशन है। नो होम्योपैथिक, ये की ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में दिया हुआ है, नो होम्योपैथिक मेडिसिन कंटेनिंग मोर देन 12%, अगर 12% से ज्यादा नहीं है, नो होम्योपैथिक मेडिसिन कंटेनिंग मोर देन 12% अल्कोहल शैल बी पैक्ड एंड सोल्ड इन पैकिंग और बॉटल ऑफ 30 ml एक्सेप्ट दैट इट मे बी सोल्ड। मतलब उसको अगर 12% से ज्यादा है तो उसको 30 ml में हमको डिस्पेंस करना, इसके लिए कोई मतलब दिक्कत नहीं है कहीं पे भी। लेकिन अगर आप उससे ज्यादा 100 ml में बेच रहे हैं तो ये इलीगल है, एक्सेप्ट कहीं अगर हॉस्पिटल है या गवर्नमेंट डिस्पेंसरी है वहां पे सप्लाई हो सकता है 100 ml में। लेकिन आप अगर 12% से ज्यादा है अल्कोहल तो आप उसको 30 ml में ही डिस्पेंस करेंगे, ये 106B के प्रोविजन के तहत। उसके बाद आता है शेड्यूल M1 में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस एंड रिक्वायरमेंट। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन करना चाह रहे हैं या आपको एज ए इंस्पेक्टर वहां पे डिप्यूट किया गया है तो आपको उन सारे प्रावधानों को देखना पड़ेगा। शेड्यूल M या गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का जो GMP सर्टिफिकेशन दिया जाता है उसके जितने भी सारे प्रावधान चाहिए, जनरल रिक्वायरमेंट, लोकेशन एंड सराउंडिंग, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन, उसका जो है वाटर सप्लाई होना चाहिए, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट होना चाहिए, हेल्थ क्लोथिंग एंड सैनिटरी रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टाफ, मेडिकल सर्विसेज, वर्किंग बेंच, कंटेनर मैनेजमेंट, इन सारे अगर अलग अलग सब सेक्शन है उसके लिए, जैसे मदर टिंचर सेक्शन के लिए या एक्सटर्नल एप्लीकेशन, एक्सटर्नल टिंचर या मदर टिंचर, उसके लिए अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंटेशन की है, ये वो इसलिए बोले कि जीएम जब भी शेड्यूल M के तहत या GMP सर्टिफिकेशन है तो जो प्रॉपर रिक्वायरमेंट होना चाहिए इक्विपमेंट का वो सारा होना चाहिए। जैसे मदर टिंचर वाले में डिसइंटीग्रेटर, शिफ्ट सेपरेटर, बैलेंस एंड फ्लूइड, चॉपिंग बोर्ड, ये सब चीज होना चाहिए। इसी तरह से जैसे पोटेटाइजेशन सेक्शन में इन सारे इंस्ट्रूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है। जैसे ट्राइचुरेशन टैबलेट या ग्लोबल सेक्शन में इन सारे इंस्ट्रूमेंटेशन की आवश्यकता है। वाइंटमेंट सेक्शन में इन सारे इंस्ट्रूमेंटेशन की आवश्यकता है। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन की अलग से एक सेक्शन दिया हुआ है, उसको फॉलो करो, FF शेड्यूल में वो दिया हुआ है। नेक्स्ट कुछ कुछ हम लोग एक्ट दिया हुआ है ड्रग एंड कॉस्मेटिक, जिसको कि हम लोग को जब प्रैक्टिस के दरमियान इन चीजों को ध्यान पड़ना। जैसे एक है डेंजरस ड्रग एक्ट 1930 में दिया होता है और रूल 1957 में। दिस लेजिस्लेशन रिलेट्स टू द मेडिसिन कंटेनिंग ओपियम। अगर ऐसा कोई मेडिसिन जो कि ओपियम, मॉर्फिन, व्हिच आर कंसीडर्ड फॉर्मिंग डिपेंडेंसी, प्रोड्यूसिंग ड्रग एंड रेगुलेटेड देयर मैन्युफैक्चर, सेल्फ पोजेशन एटसेट्रा, ये इस एक्ट के तहत आएगा। आप इसको हैंडल नहीं कर सकते हैं। जैसे ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट है, इट स्टैंड्स द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, इसी को बोलते हैं ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट। जैसे हम लोग बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा के लगते हैं कि यहाँ पे कैंसर का सफल इलाज किया जाता है, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं एज पर दिस प्रोविजन।
ड्रग एंड मैजिक एग्रीमेंट, कुछ कुछ डिजीज का लिस्ट दिया हुआ है इसमें ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में, जिसको कि हम लोग एडवर्टाइज नहीं कर सकते कि हम इसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। जैसे दिया हुआ आपको शेड्यूल में दिया हुआ है सेक्शन 3 में, जैसे आपको अपेंडिसाइटिस, एथेरोस्क्लेरोसिस, ब्लाइंडनेस, ब्लड पॉइजनिंग, ब्राइट्स डिजीज, कैंसर, कैटरैक्ट, डिफरेंस, इन सारे डिजीज के बारे में हम लोग क्लेम नहीं कर सकते हैं एज पर द प्रोविजन ऑफ ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज। कुछ कुछ का स्टैंडर्ड जैसे ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के बारे में 126A में दिया हुआ है कि इसको हम लोग को कैसे करना, और शेड्यूल जो है ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन का, ये FF शेड्यूल है। शेड्यूल के में कुछ कुछ ड्रग्स दिया हुआ है जिसका कि मतलब ये प्रोविजन से हट करके प्रोविजन इस पे नहीं, एक्शन एंड कंडीशन ऑफ एग्जाम्पशन दिया हुआ है। जैसे पूरा लिस्ट दिया हुआ ड्रग एंड कॉस्मेटिक, वही से हम ये लिखा हूँ, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं, ड्रग एंड कॉस्मेटिक बुक देखेंगे उसमें सारा चीज लिस्ट दिया हुआ है, तो हम लोग फिर से ये नहीं कर सकते। कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको कि हम लोग को देखने की आवश्यकता है, जैसे मिस ब्रांडेड ड्रग किसको बोलेंगे। फॉर द पर्पस ऑफ दिस, मिस ब्रांडेड का मतलब होता है इफ इट इज सो कलर्ड, कोटेड, पाउडर और पॉलिश दैट डैमेज इज कंसील्ड, मतलब जो उसकी ओरिजिनलिटी है वो छुप जाता है उसके कलरिंग से या कोटिंग से, और इफ इट इज मेड टू अपीयर ऑफ बेटर और ग्रेटर थेरेप्यूटिक वैल्यू देन इट इज रियली ऑफ मिस ब्रांडेड। या इफ इट इज नॉट लेवल इन द प्रिस्क्राइब्ड डोमेन, अगर प्रॉपर वे में लेवलिंग नहीं किया हुआ ताकि वो चीज जो होना चाहिए प्रॉपर लेवलिंग में वो नहीं है, वो छुपा हुआ, तो उसको हम लोग मिस ब्रांडेड। या इफ इट्स लेवल और कंटेनर और एनीथिंग accompanying the drugs bears any statement, design or device which makes any false claim, जैसे बहुत सारा है कि नहीं ये ताकत बढ़ाने वाली दवाई है या ये इस टाइप की दवाई है, अगर ऐसा कुछ क्लेम किया हुआ है तो ये मिस ब्रांडेड ड्रग के अंदर आएगा। दूसरा है एडल्ट्रेट ड्रग। एडल्ट्रेटेड ड्रग का मतलब होता है इफ इट कंसिस्ट इन होल और इन पार्ट और एनी फिल्दी, प्यूट्रिड और डिकम्पोज सब्सटेंस, अगर उसमें कुछ पार्ट मिक्स करेंगे, गंदा चीज या सड़ा हुआ चीज या और कुछ चीज मिक्स कर रहे हैं, तो उसको हम लोग एडल्ट्रेट। या सेकंड ऑप्शन, सेकंड कंडीशन है इफ इट हैज बीन प्रिपेयर्ड, पैक्ड और स्टोर्ड अंडर इनसैनिटरी कंडीशन, मतलब जो हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन करना चाहिए, जो क्वालिटी कंट्रोल में हम लोग फार्मेसी में देखते हैं, उस चीज को अगर मेंटेन नहीं किया, वेर by it may have been contaminated with filthy or whereby it may have been rendered injurious to health, अगर ऐसा कुछ चीज मिक्स कर रहे हैं जो कि वो हेल्थ के लिए वो ठीक नहीं है, उसको हम लोग एडल्ट्रेटेड ड्रग के कैटेगरी में रखते हैं। उसके बाद और सब बहुत सारा कंडीशन दिया हुआ है। नेक्स्ट आता है स्पूरियस ड्रग। स्पूरियस का मतलब इफ इट इज इंपोर्टेड अंडर ए नेम व्हिच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग, मतलब दवाई अंदर में कुछ है, लेवलिंग हम लोग कुछ दे रहे हैं। या इफ इट इज एन इमिटेशन और ए सब्स्टिट्यूट फॉर अनदर ड्रग और रिजेंबल्स अनदर ड्रग इन ए मैनर likely to deceive or bears upon it or upon its level or container the name of another drug unless it is plainly and conspicuously marked so as to reveal its true character and its lack of identity with such other drug, तो उसको हम लोग स्पूरियस ड्रग की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये सारा कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको कि हम लोग मिस ब्रांडेड, बहुत सारा हम लोग उसको क्या कहते हैं, दोनों तीनों मीनिंग को समझते हैं कि नहीं एक ही है, मिस ब्रांडेड, एडल्ट्रेट या स्पूरियस ड्रग। उसके बाद हम लोग को जो सिस्टम है, हम लोग का जो रेगुलेशन का है, मतलब पूरी होम्योपैथी सिस्टम को, प्रीवियसली सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी थी, जिसका कि जिस एक्ट का नाम था द होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1973। अभी ये खत्म करके नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी डेवलप हो गई। इसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ बोलने का आवश्यकता नहीं, कारण कि हमको लगता है कि बहुत सारे ऐसे स्टॉलवर्ट दे आर बिग सॉर्ट ऑफ होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट, उसके बारे में हमको बहुत ज्यादा कमेंट करना ठीक नहीं लगेगा। और चूंकि ये एबोलिश भी हो चुकी है, लेकिन ये चूंकि किसी चीज को हम लोग को एक सिस्टम को समझने के लिए जो हिस्ट्री है उसको समझने की आवश्यकता है, इसलिए मैं इस चीज को दिया हूं, अदरवाइज इसका बहुत ज्यादा ये नहीं। नेक्स्ट जो हम लोग को ये करना है, नेशनल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, ये जो प्रोविजन आई है इसके बारे में हम लोग को कुछ कुछ थोड़ा सा हम ये लाइट करेंगे। नेशनल कमीशन ऑफ होम्योपैथी NCH हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नोन एज नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी एक्ट 2020 which come in force on 5th July 2021 by Gazette notification dated 5th July 2021. The Board of Governors in separation of Central Council of Homeopathy constituted under Section 3 of Homeopathy Central Council Act 1973 stands dissolved thereafter.
वो CCH को डिसॉल्व करने के बाद ये NCH आई है। और इनके जो है ना अलग अलग बोर्ड बनाए गए हैं, उसमें 3 जो है मेन बोर्ड है। वन इज होम्योपैथिक एजुकेशन बोर्ड has been constituted under section 18 of National Commission for Homeopathy Act 2020 as an autonomous board under the overall supervision of commission to perform the function assigned in the act. The Homeopathy Education Board consists of president and 4 members. ये दिया हुआ है। जो होम्योपैथिक ये एजुकेशन बोर्ड है, इनके चेयरमैन डॉक्टर तारकेश्वर जैन सर। उनके बाद एक और बोर्ड है मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड फॉर होम्योपैथी MARBH has been constituted under section 18 of the National Commission for Homeopathy Act 2020 as an autonomous board under the overall supervision of the commission to perform the function assigned in that. The medical assessment and rating board for homeopathy consists of president from the discipline of homeopathy and 2 members. ये उनकी एक बॉडी है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है। इनके चेयरमैन है डॉक्टर KR जनार्दन नाइट सर। तीसरी जो बोर्ड है बोर्ड ऑफ इथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ होम्योपैथी BERH has been constituted under section 18 of the National Commission for Homeopathy Act 2020. ये दिया हुआ, इसका काम है, इसमें भी प्रेसिडेंट है और उसके बाद कुछ उनके मेंबर है। इनके चेयरमैन डॉक्टर पिनाकी एंड त्रिवेदी सर। तो ये पोर्शन है। उसके अलावा हम एक और चीज को हाईलाइट करना चाहेंगे। जो शेड्यूल है, हम लोग जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के शेड्यूल देखें, फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल इंक्लूड्स आयुर्वेदिक एंड यूनानी, आयुर्वेदिक सिद्धा, एंड सेकंड शेड्यूल का कुछ पोर्शन होम्योपैथी के स्टैंडर्डाइजेशन के लिए दिया हुआ है, होम्योपैथी ड्रग्स के लिए। लेकिन जो होम्योपैथी का जो होम्योपैथी सिस्टम का जो शेड्यूल है, इसमें फर्स्ट शेड्यूल आता है। फर्स्ट शेड्यूल इंक्लूड्स, इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गजेट डिटरमिन द नंबर ऑफ, मतलब कितने मेंबर उस स्टेट से रहेंगे उसके बारे में दिया गया। सीट एलोकेटेड इन द सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी इन ईच स्टेट ऑफ द फॉलोइंग बेसिस। उसमें कितने रजिस्टर्ड डॉक्टर है उसके हिसाब से उस स्टेट में कितना जो इलेक्टेड मेंबर होना चाहिए वो दिया हुआ है फर्स्ट शेड्यूल में। सेकंड शेड्यूल में दिया हुआ है कि medical qualification either BHMS or MD granted by any university, board or other medical institution in India which are not included in the second schedule, उसको हम लोग, अगर कोई ऐसा कॉलेज है या कोई ऐसी डिग्री है जो कि सेकंड शेड्यूल में इंक्लूडेड नहीं है, उसका एक सर्टेन क्राइटेरिया है, आपको उसको यूनिवर्सिटी में जमा करना पड़ेगा। उसके बाद जो NCH जाएगी, वहां से ये अप्रूव होने के बाद तब आपको सेकंड शेड्यूल में, जैसे हम लोग कभी कल बोलते हैं कि नहीं PG की ये डिग्री सेकंड शेड्यूल में इंक्लूडेड नहीं है। एक और शेड्यूल है थर्ड शेड्यूल, जो कि ये सारा फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1973। इसमें दिया हुआ है जो हायर एजुकेशन है, जो हायर या और आउटसाइड द इंडिया, जो आउटसाइड जो क्वालिफिकेशन है होम्योपैथी की, उसको अप्रूव करता है। जैसे कुछ मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, जैसे फैकल्टी ऑफ होम्योपैथिक लंदन है, फैकल्टी ऑफ होम्योपैथी लंदन यूनाइटेड किंगडम है, इन सारे डिग्री, ये चूंकि इंडिया में नहीं है, ये बाहर की डिग्री है, इनको एफिलिएटेड करता है ये जो थर्ड शेड्यूल है होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट। तो दिस इज माय पार्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर द ऑर्गेनाइजर फॉर गिविंग मी a chance to deliver something regarding the legal aspect of pharmacy. Thank you so much. Thank you so much. मैडम। थैंक यू सर। अभी हमारे पास काफी टाइम है सर, हाफ एन आवर अभी भी है टाइम। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं, नहीं तो फिर क्वेश्चंस हाँ, क्वेश्चन अगर किसी को कुछ है, जहां तक पॉसिबल हो पाएगा, अगर हमको ये हो पाएगा तो आई कैन गिव द आंसर इफ एनी क्वेश्चन। सर यू आर ग्रुप सर सुन सकता है? यस यस सर। डॉक्टर साहब, देवेश कुमार साहब, आपका यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, आपका लेक्चर बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। बिग सैल्यूट सबका। कॉस्मेटिक, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। रोड्स रेगुलेशन का आपको समझता नहीं था, बहुत लोगों को समझता नहीं है, आप सब कुछ बता लिया तो बहुत अच्छा हो गया। तो मेरा एक क्वेश्चन है, यस सर, श्योर सर। एक दवा के दूसरा दवा हो जाएगा कैसा, ये पोटेंसी में कैसा समझ सकता है? सर एक पोटेंसी दवा में
30 पोटेंसी और 200 पोटेंसी में ये पोटेंसी का और दवा चेंज करेगा, कैसा हम समझ सकता है? सर क्वेश्चन समझ में नहीं आ पा रहा, आप क्या सर? I am pure in that Hindi. I can ask correctly. अपनी सर बांग्ला बोलन अपनी, you are speaking in English or Bengali or something else? I like to speak in English. My अच्छा, question, you yes, sir. please listen. First you listen, then otherwise it will cross. Then you answer. That suppose our medicine 30 or 200, or how the potency can be differentiated. Another, that what it contains, priony or belladonna, how we will understand. How we will, there it is mentioned in somewhere you mentioned that the one medicine may be named and another medicine may be given. How you can identify that? यस सर। सर मेडिसिन को आइडेंटिफाइड करने के लिए हमारे पास जो हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन का जो क्राइटेरिया दिया हुआ है, फार्माकोपिया, डिफरेंट फार्माकोपिया में सर जो दिया हुआ है, मोनोग्राफ इंडिविजुअल ड्रग्स का दिया हुआ है, उससे हम लोग सर मैच कराते हैं। और क्वालिटी कंट्रोल के लिए अगर हमको ये लग रहा है कि सर अभी तक तो हमारे इंस्टीट्यूशन में होम्योपैथी है, उसमें सर 12x एंड 6C इसी पोटेंसी के बारे में हम लोग अभी तक कुछ कर पाए हैं सर। उसके बियॉन्ड अभी भी स्टिल रिसर्च इज गोइंग ऑन, और अभी भी सर, लेकिन जो आप ब्रानिया और ब्लेडोना का जो डिफरेंशिएशन बोले सर, ये हम लोग जो क्वालिटी कंट्रोल है उससे हम लोग जज कर पाएंगे। ऑलरेडी मेंशन इन द फार्माकोपिया, इसमें कि इंडिविजुअल मोनोग्राफ के बारे में डिटेल्स डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जिससे कि उसका जो फिजिकल कैरेक्टर है या जो हम लोग टीएलसी से या स्पेक्ट्रोस्कोपी से, इनसे हम लोग उस चीजों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इज इट गिवन सैंपल इज बेलाडोना और सप्लाइड सैंपल इज ब्रानिया, वी कैन आइडेंटिफाई। ओके सर, फिर दूसरा एक क्वेश्चन है, दिस पोटेंसी 30 और 200 बराबर है, ये whether it is a 200 or 30 potency, how we can identify? सर अप टू पोटेंसी का जो ये झमेला है सर, थोड़ा सा झमेला एग्जैक्टली नहीं, उन चीजों को कहने की सर, अभी हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है, जो भी बुक्स में जो लिटरेचर अवेलेबल है, हम लोग इस चीज को ये नहीं बता पाएंगे कि हाँ ये जो सप्लाइड सैंपल ये जो दिया हुआ है, अगर आप बोल रहे हैं कि नहीं ये ब्रानिया 30 है या ब्रानिया 200, आप इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? इज इट सर ना? Yes, that is my question. Yes. तो सर इस चीज को लेकर के इंस्ट्रूमेंटेशन सर हम लोग अभी 12x और 6C तक ही आ पाए हैं। उसके बाद जो है ना, हम लोग उस पे हम लोग का बहुत ज्यादा रेगुलेशन कम नहीं, मतलब उसको हम लोग इंस्ट्रूमेंटलाइज नहीं कर पा रहे हैं सर। लेकिन अभी भी सर रिसर्च कुछ चल रहा है, जहाँ पे कि मिल रहा है कि नहीं 30 में भी या उसके बियॉन्ड जो पोटेंसी है उसमें भी कुछ पार्टिकल्स अवेलेबल है। तो हम लोग कुछ दिन के बाद हो सकता है जो हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तीसरा एक क्वेश्चन है, ये ट्रक इंस्पेक्टर का पोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट में है, स्टेट गवर्नमेंट में अथॉरिटी में है? ट्रक इंस्पेक्टर, क्या सर? ट्रक इंस्पेक्टर का पोस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर सर स्टिल होम्योपैथिक फैकल्टी की अवेलेबिलिटी नहीं है सर, अवेलेबिलिटी नहीं है सर। मैं इसका एक एग्जांपल दूं, मैं अपना सर एक क्लिनिक ओपन किया था, तो मेरे बगल में एक एलोपैथिक क्लिनिक ओपन किए थे, तो उनका इंस्पेक्शन के लाया था, तो हमारे पास भी आ गए थे। तो हमसे बोला कि आपके पास लाइसेंस है? तो हम बोले कि हमारे लिए तो लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं ये क्लिनिक खोला हूँ, मेरा बोर्ड देखिए आप, उस पर क्या लिखा हुआ है। तो बोला नहीं डॉक्टर साहब आप तो दवाई रखते हैं। तो उस दिन फिर बोला कि नहीं, आप जाकर के वहां पे जो ड्रग इंस्पेक्टर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप उनसे बात कीजिए। तो मैं वहां गया, वो बेचारा बहुत क्लियर करके बताया कि डॉक्टर साहब आप जो क्लिनिक को ओपन किए हुए हैं, वो आप अपने रोगी जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक का प्रोविजन बताया कि होम्योपैथी के लिए भी आप अगर, उस वक्त हमको इतना ज्यादा नहीं, उस वक्त मैं अंडर ग्रेजुएट ही था, पोस्ट ग्रेजुएट आया नहीं था। तो उसके बाद वो बताया कि नहीं, आप अगर क्लिनिक ओपन करना चाह रहे हैं, उसी में आपका चैम्बर भी है, आप अपने रोगी को दवाई दे सकते हैं, लेकिन ऑन द काउंटर दवाई बेच नहीं सकते। अगर कोई आएगा आर्निका 200 लेने के लिए, आप उसको नहीं दे सकते। आप अगर प्रिस्क्रिप्शन सेल्फ करते हैं तो आप उसको दे सकते हैं, आप अपने रोगी के लिए दवाई रख सकते हैं, उसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। अगर आप दोनों काम करेंगे तो प्रीमिसेस शुड बी डिफरेंट। जिस प्रीमिसेस में आप क्लिनिक रखे हैं, उस प्रीमिसेस में होम्योपैथिक दवाई को नहीं रख सकते। एक और क्वेश्चन है साहब, दैट एलोपैथिक ट्रक इंस्पेक्टर कैसे होम्योपैथी समझ सकता है? हाउ यू कैन
And the allopathic truck inspector can understand the homeopathic trucks. नहीं सर, अभी जो है ना, अभी कुछ कुछ स्टेट्स में जो है ना, दे आर हेल्पिंग द होम्योपैथिक, मतलब वो अपने टीम में होम्योपैथिक डॉक्टर को कुछ कुछ पुट कर रहे हैं, एज नॉट एज ए ड्रग इंस्पेक्टर बट एज ए एसोसिएट। जैसे सपोज कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई होम्योपैथिक डॉक्टर है, तो उनको उस टीम में रखते हैं जहां कहीं भी विजिट करने की आवश्यकता होती है। कुछ कुछ स्टेट में ऐसा प्रावधान किया गया है सर, लेकिन अभी भी फुल्ली ड्रग इंस्पेक्टर होम्योपैथी के लिए नहीं आया है। अभी कुछ दिन पहले सर एक यूपीएससी के थ्रू यहाँ पे यूपीएससी के थ्रू एक ही पोस्ट के लिए निकला था एज ए होम्योपैथिक ड्रग इंस्पेक्टर के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का। स्टेट गवर्नमेंट में अभी तक नहीं है, तो फिर कभी कभी अभी एक केरला गवर्नमेंट में एक नया मेडिकल बिल आ गया, उसमें मेडिकल इंस्पेक्टर नहीं है टेस्ट करने के लिए, एलोपैथिक इधर में अथॉराइज किया, इसके बारे में डिस्कशन चल रहा है। तो एक दो सारे स्टेट में ऐसा ही है, नॉट ओनली केरला, ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स में सर सिचुएशन वही है। कुछ कुछ स्टेट्स में अब जो है ना होम्योपैथिक डॉक्टर को उस टीम में जहां भी इंस्पेक्शन के लिए जाना है उसमें इनफिल्ट्रेट करके दे करके वो लोग कर रहे हैं, लेकिन स्टिल प्रॉपर वे में चैनलाइज नहीं किया गया सर। But while I was the in charge of the Central Research Institute that time, there was one order came from the CCR. You are authorized to go any place and you are able to check if any complaint may come. But there are some complaint came, but then I asked them to write and give to me. I had sent it to the CCH or CCRH headquarters. Then they are not given in writing. They are complaining that it is adulterated medicine and it is not the correct homeopathic medicine. They are not ready. Without writing, how we can take to the this thing? I refused. If you are giving writing, I shall accept. Otherwise, I don't accept. Like that. लेकिन सर एक प्रोविजन है, अगर हमको कोई डाउटफुल सैंपल अगर किसी स्टेट में ये क्वालिटी कंट्रोल का कुछ होम्योपैथी के रिगार्डिंग अगर नहीं है, तो सर डायरेक्टली जो गाजियाबाद में ये लेबोरेटरी है वहां पे हम लोग भेज सकते हैं सैंपल को। उनका कुछ नॉमिनल चार्ज है, वो लोग टेस्ट करके रिपोर्ट भेजते हैं। Okay, मुझे समझता है, मैं सेंट्रल काउंसिल में काम किया था। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च में मैं काम किया था। ओके सर, ओके सर। इसलिए मुझे पता है, मैं उधर भी गया था इंस्पेक्शन के लिए, तो मुझे पता है ये सब कुछ। फिर भी मैं पूछता है, सभी दूसरा लोगों को भी समझता नहीं है, क्या करेंगे। तो कभी कभी पेशेंट का, मरीज का भी कंप्लेंट आता है, तो वह स्टेरॉइड्स डालता है, वही करता है, यही करता है, ये सब कुछ फॉल्ट्स यही होता है कभी कभी। उसी टाइम उसको उस लोगों को समझने के लिए कुछ करना पड़ेगा, उसी टाइम क्या करने का, इसलिए मैं कुछ भी। ओके ओके, बहुत आपका एक प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया था। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, वेरी गुड, एक्सेलेंट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। सानी सर ने भी हैंड रेज किया है। देवांशु जी, आपने अच्छा जानकारी दिया है। अभी जो बातचीत चल रही थी कि होम्योपैथिक डॉक्टर अपने डिस्पेंसरी में की दवा रख सकते हैं, तो ये अभी आपको जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि आप रख सकते हो, लेकिन आप उसको बिक्री नहीं कर सकते हो। तो थोड़ा सा इसके कारण बहुत सारे स्टेट में कंफ्यूजन चल रहा है, क्योंकि आप दवा रख रहे हैं अपने क्लिनिक में, पेशेंट को सेल्फ डिस्पेंसिंग की बात कही गई है। सेल्फ डिस्पेंसिंग यानी कि रोगी को दे करके देते हैं और रोगी अपनी रोगी के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। तो दैट जब आप उसके लिए कॉस्ट लेते हैं, पैसा लेते हैं, तो वह पैसा सेल में भी आ जाता है। तो पैसा, दवा का पैसा लेते हैं, इसका मतलब दवा आप बिक्री कर रहे हैं। इस पर थोड़ा सा अभी कंट्रोवर्सी चल रहा है, लेकिन एक्ट के हिसाब से अभी हम लोग थोड़ा सा बचते हैं। लेकिन कुछ डॉक्टर जो अपने क्लिनिक में एक दवा का दुकान जैसा बना करके रखते हैं और वो अपना जो है सो लिमिट आपको शो करना पड़ेगा। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में ये दिया हुआ है कि आपको शो करना पड़ेगा कि आपके पेशेंट के कंजम्पशंस कितने हैं, आपने कितना दवा लाया, कितना दवा को रोगी को दिया।
ना कि आप बेचा, है ना। तो ये आपको प्रूव करना पड़ेगा अगर आपने दवा अपने क्लिनिक में रख रहे हैं। दूसरी बात है कि दवा बेचने के लिए तो, बिक्री करने के लिए तो ड्रग लाइसेंस का जरूरत है, और ड्रग लाइसेंस को इंस्पेक्ट करने के लिए हर एक स्टेट में अलग अलग प्रोविजन है ड्रग इंस्पेक्टर का। हमारे बिहार में अभी है, अभी बहुत दिन से ये पोस्ट खाली था, लेकिन अभी इसको रीजनल बेसिस पर, हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसको कर दिया गया है, जो कि अपना तो वहीं के लोकल जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं वो एक होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ में, एक्सपर्ट के साथ मिल करके उसकी जांच करेंगे। तो एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट होने के कारण सबको ये सलाह मैं देना चाहूंगा कि आप दवा अगर क्लिनिक में ना रखें, या आप सीधे अगर रखते हैं तो आप दवा का एक लाइसेंस जरूर से अपने लिए भी ले लें अगर रखते हैं। दूसरी बात है कि एक लिमिटेशंस है, आप कितना दवा को रख सकते हैं, दवा रखना के लिए कितना जायज है, इसको समझना हम लोगों के लिए जरूरी होगा। और यह आप कभी भी इसमें कोई भी आप जैसे इसमें जो कानूनी थोड़ा सा ढीलापन है, लचीलापन है, उसके कारण हम लोग फंसते हैं, और खास करके जितने भी केसेस हो रहे हैं इसी लचीलेपन के कारण हो रहे हैं, क्योंकि ड्रग इंस्पेक्टर इसी बात को दलील देता है कि आप ठीक है, आप कहते हो कि हम नहीं बेच रहे, रोगी को दिख रहे हैं, तो आप उसके रिसीट्स नहीं लेते हो, लेकिन पेशेंट जब को प्रिस्क्रिप्शन देते हो तो प्रिस्क्रिप्शन के लिए तो आपको रिसीट भी देना चाहिए, वो रिसीट कहाँ है। तो हम लोगों में कुछ रेगुलेशंस का अभाव होने के कारण, और अभी हम लोग इसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, और इसलिए सबसे बेहतर एडवाइस ये होगा कि हम लोग दवा को रखें नहीं, है ना। अगर रखें तो उसके लिए प्रॉपर हम लोग ड्रग लाइसेंस को रख लें, है ना, ड्रग लाइसेंस रख लें। उसके बाद में तीसरी बात ये होती है कि दवा का एक जो आपका जैसे 30 ml से ज्यादा तो आप डिस्पेंस नहीं कर सकते हो, 30 ml से, और एक रोगी को 30 ml देते भी नहीं है। तो डिस्पेंसिंग का ये मतलब होता है कि 30 ml का बोतल आपने लिया, उसमें से निकाल करके रोगी को देख रहे हैं, तो 30 ml वो आपको लीगल माना जाता है। लेकिन आप अगर पूरा का पूरा 30 ml एक पेशेंट को दे रहे हैं, तो ये अभी इसमें आपके ऊपर में क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है। तो कुछ चांसेस ज्यादा हैं ड्रग इंस्पेक्टर को किसी न किसी तरह से आपको पकड़ने के लिए। इसलिए सबसे मैं जो देखता हूँ कि आप अगर दवा सीधे ना रखें, कोई दवा के मेनू, जैसे एलोपैथी में भी करते हैं, कोई भी डॉक्टर अपने क्लिनिक में दवा नहीं रखता है, वो जब उसको लिखना होता है तो कोई आपको फार्मेसी से इसका कॉन्टैक्ट होता है, उस पर रेफर कर देता है, वहां पर उसकी दवा आपको रहेंगे, ठीक है ना। तो ये वहां से वह दवा ले सकता है। तो ये व्यवस्था करनी चाहिए, और हम लोगों को भी अपने आदत में चेंजेस लाना पड़ेगा, क्योंकि रेगुलेशंस जो है तो धीरे धीरे बहुत ही स्ट्रिक्ट होता जा रहा है। आपका जो रेगुलेशंस है, प्रेजेंट रेगुलेशंस है कॉस्मेटिक का, क्या कहते हैं, कोड ऑफ एथिक्स का, ये एनसीएच ने पिछले दिसंबर को इसको रिवाइज कर चुके हैं, और उसके अंदर में आपके अंदर में अनुशासन कार्रवाई, आपका लाइसेंस भी कैंसिल करने का प्रावधान आ गया है, अगर इस तरह से आपका मिसबिहेवियर दवा के विषय में होगा तो, है ना। बहुत सारी बातें हैं। दूसरी बात है कि हम लोग कहते हैं कि हम अपने रोगियों से फ्री में मेडिसिन देते हैं। तो फ्री मेडिसिन का कुछ लोग फ्री मेडिसिन के नाम पर भी देते हैं, अपने को बचाने का कोशिश करते हैं कि मैं निःशुल्क कर सकता हूं, क्योंकि निःशुल्क चिकित्सा करने के लिए आपके पास में कोई नहीं है। और एक बात और आता है, जब पेशेंट को आप दवा दे रहे होते हैं तो उसका लीगल कॉन्सेंट है कि नहीं है। तो बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी है हम लोगों के लीगल में, और इसलिए लीगल एस्पेक्ट को समझना हम लोगों को बहुत जरूरी होगा, और इसके बिना ये नहीं होगा। कॉम्प्लिकेशंस है, लेकिन कॉम्प्लिकेशन से थोड़ा सा बच करके रहने के लिए यह उपाय है, क्योंकि
आपके जो एक्ट कहते हैं उस एक्ट में आपको क्लैरिटी नहीं है। मैं समझा कि अभी मुझे बहुत सारे ड्रग इंस्पेक्टर से भी बात हुई, बिहार में जो भी बहुत सारे कांड हो रहे हैं छापेमारी का डॉक्टर के क्लिनिक पर, वो भी हम लोगों को नजर में है। तो देखिए बिहार में जो जितने भी कांड हुए हैं तो वहां पर होम्योपैथी की बदनामी हुई है, क्योंकि जिस डॉक्टर के क्लिनिक पर जो दवा निकला, जैसे थूजा निकला, तो थूजा पीने के बाद में आदमी मर गया। वो थूजा पीने से थोड़ी मरा, थूजा के बोतल में अल्कोहल था। और अब एक बहुत बड़ा हम लोग यहाँ विडंबना है कि ये जो अल्कोहल को स्प्रिट को बेचने का आपके पास में लाइसेंस नहीं है, लेकिन आप स्प्रिट बेचने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन का लेबल लगाते हैं। ये लेबल लगाना भी बड़ा नाजायज है और इसके कारण होम्योपैथी की भी बदनामी होती है। बहुत जगह पर ये भी हुआ कि थूजा आप नहीं यूज कर सकते। अब होम्योपैथी में ये थूजा कितनी पुरानी दवा है, इसी तरह से कई एक दवा है ये आप सरकार कह रही है कि आप थूजा को यूज करोगे तो आपको हम पर बैन करेंगे, तो आप थूजा को यूज नहीं कर सकते। हम लोगों ने सरकार के पास में जाके कहा कि सर ये कितना ये हम लोगों ने गवर्नमेंट में जाकर के इसका कमिश्नर से हम लोगों ने बात किया। हम लोगों ने कहा कि ये इंडिविजुअल केसेस में किसी डॉक्टर ने ऐसा किया, इससे आप पूरे होम्योपैथी को बदनाम नहीं कर सकते हो। तो उन्होंने भी बात को कहा, तो उन्होंने कहा कि आप इस चीज को आप हम लोगों ने कहा कि आप इंस्पेक्टर को ये कहिए कि उसके पास में होम्योपैथी का डिग्री है कि नहीं है प्रिस्क्राइब करने का, है ना। अगर नहीं है तो उसको पकड़िए। और आप देखिएगा अभी कुछ छापेमारी ऐसे हुए छपरा में, बिहार के एक छपरा में एक डॉक्टर के यहाँ छापेमारी किया गया, तो उसके पास में डिग्री ही नहीं है, यह भी नहीं, वह मैट्रिक भी पास नहीं था। बड़ा भयंकर केस था, हो गया कि डिग्री भी नहीं है, दवा भी बेच रहे हैं, दवा भी लिख रहे हैं। तो ये ऐसा होम्योपैथी के अंदर में कहते हैं, लोग कहते हैं कि होम्योपैथिक डॉक्टर से ज्यादा होम्योपैथी में कुछ हम लोग कहते हैं कि भेड़िए हैं, भेड़िए बने रंगा सियार होता है ना, उस तरह के लोग जो है सो होम्योपैथी के अंदर में घुसे हुए हैं, जो होम्योपैथी के नाम पर होम्योपैथी की बदनामी कर रहे हैं। बहुत सारी है, जैसे आपका कॉम्प्लेक्स मेडिसिन का, अब कॉम्प्लेक्स मेडिसिन का कोई भी आपका प्रोविजन होम्योपैथी में नहीं है, लेकिन आप यूज कर रहे हो कॉम्प्लेक्स मेडिसिन, तो ये भी आपको नाजायज है। तो ये सब सारी चीजें हैं। हाँ, ये कोई आदमी आपके पीछे पड़ता है तो निश्चित रूप से आपको, और कई केसेस हो चुके हैं, है ना, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में कई केसेस होम्योपैथी से रिलेटेड पेंडिंग है, और कुछ में फैसला हो गया है और कुछ में होम्योपैथिक डॉक्टर को पनिशमेंट भी दिया गया है। तो ऐसे भी केसेस हैं। इसलिए सभी को ये मेरा ये होगा कि कानून को थोड़ा सा पढ़िए, है ना। आप ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, और आपके जैसे हम लोग के BHMS के सिलेबस में फार्मेसी ये कुछ रेगुलेशंस पढ़ने के लिए भी प्रोविजन किया। अभी के सिलेबस में कितना है मुझे पता नहीं, लेकिन 13 रेगुलेशंस की पढ़ाई की बात करी गई है, 13 तरह के रेगुलेशंस को, जिसमें ड्रग कॉस्मेटिक्स एक्ट है, आपका ये एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट का एक्ट है, इस करके 13 एक्ट है। तो आप एक एक्ट से नहीं बंधे हुए हैं, आपके पास में 13 एक्ट है, और उस 13 एक्ट से आप बच नहीं सकते हो। इसीलिए अब हम लोगों को अपने व्यवहार में, अपने प्रोफेशनलिज्म में परिवर्तन लाना होगा, क्योंकि समय जो है तो हम लोगों के साथ में चैलेंजेस का है। मैं समझता हूँ कि ऐसा इंसाइट्स का जरूरत है, रेगुलर रूप से इस पर चर्चा करने की बात है, और एक एक रेगुलेशंस को थोड़ा सा ध्यान से सब कोई को पढ़ने की बात है। जब आप क्लिनिक में बैठते हैं तो कुछ समय बैठ करके रेगुलेशंस को पढ़िए, नहीं पढ़ेंगे तो आपको उसमें हमेशा प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। बहुत सारा, एक बोकारो के डॉक्टर से बात हुई, उनके यहाँ एक ड्रग इंस्पेक्टर पहुंच गया, और पहुंचने के बाद में उससे कहा कि आप ड्रग अपना लाइसेंस दिखलाओ, बोला कि लाइसेंस नहीं है। तो उसने अपना हम लोग के सब अप्रोच किया, हमने कहा कि आप उसको कोड ऑफ एथिक्स को दिखलाओ। जब वो कोड ऑफ एथिक्स को दिखलाया
तो वहां पर फिर से सवाल पैदा हो गया, वही सेम सवाल जो मैं कर रहा हूँ कि ठीक है, आप नहीं बेच रहे हो, इसका क्या प्रूफ है ना? ये भी तो सवाल है ना। आप दवा रखे हो, बेच नहीं रहे हो, तो हम आपके कहने से कैसे मान लें, है ना? तो डॉक्यूमेंटेशन का जमाना है, और कोर्ट में, पुलिस के सामने में, इंस्पेक्टर के सामने में आपका आप जो बोलते हैं उसका महत्व नहीं होता है, आपको उसका डॉक्यूमेंट को प्रूव करना है। डॉक्यूमेंट, एविडेंस होना चाहिए, प्रमाण होना चाहिए कि नहीं, मैं इसको बेच नहीं रहा हूं, मैं इसे यूज कर रहा हूं अपने पेशेंट को दे। तो डॉक्यूमेंट कैसे बनाएंगे? डॉक्यूमेंट में आपको क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में दिया हुआ है कि हम लोग उसमें एक प्रॉपर केस टेकिंग फॉर्मेट करें, है ना? प्रॉपर केस टेकिंग फॉर्मेट। अगर आप हर एक केस को लेते हो, उसका डॉक्यूमेंट आपके पास में नहीं है, आप कैसे प्रूव करोगे कि मैंने इस पेशेंट को ये दिया, इस पेशेंट को ये दिया, इस दिन में एक दिन में हमने 25 पेशेंट को देखा, 25 पेशेंट को 2500 दवा दिया कि 25 तरह के एक ही दवा दिया 25 को? तो ये कहाँ से आएगा? कोई भी वेरीफाई कर सकता है। आप अगर हमारे क्लिनिक में आए तो आप देखेंगे कि इसमें इतना अच्छा हम लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम को रखा है। हर एक केस का, हर एक पेशेंट का हम लोग फाइल बनाए हुए हैं, और वो पेशेंट के रिकॉर्ड्स उसमें रहते हैं। कब मैंने उसको दवा दिया, कब उसके अंदर में चेंज किया, कब उसके अंदर में क्या किया, वो वहां पर लिखा रहता है। तो कोई भी आदमी आएगा तो सामने में दिखला दो कि ये देखो ऐसे ऐसे इलाज हुआ। इसमें 2 बचाव होता है। अगर रोगी के साथ में कोई समस्या हुआ तो भी आपको डॉक्यूमेंट का केस होता है। मुझे एक केस में एक आदमी का कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो मुझे एक एविडेंस के लिए बुलाया गया। मैंने एविडेंस के लिए मैंने अपने सीधे मैंने कुछ नहीं किया, मैं अपना फाइल लेकर के जाकर के कोर्ट में दिखला दिया कि मैंने इसको ऐसे इलाज किया। तो आप जब फाइल है आपके पास में तो आप एविडेंस, लेकिन कोर्ट में जाके कहोगे कि नहीं मैं तो गलत दवा नहीं दिया, तो कोर्ट नहीं मानेगा ना। जो अपोजिशन का वकील है वो आपको तो पीछा करेगा कि इसका प्रूफ बताओ। ये प्रूफ को बताना हम लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। प्रूफ को आइडेंटिफाई करना जरूरी है, और मैं समझता हूँ कि और लोग अगर कोई कहना चाहें तो अच्छा रहेगा। सर, मैं इस पे बोलना चाहूंगी कि आपने जो केस में आपने प्रूफ दिखाया, तो आप पेशेंट का कंसेंट लेते हैं, हर पेशेंट पे साइन करवाते हैं, तभी तो। और हमारे गीतमाला जी, आप मेरे क्लिनिक में आइए। हाँ, मैंने देखा है आपने देखा है ना? तो उसमें आपने देखा है कि पेशेंट का कॉन्सेंट नहीं है। अगर कोई पेशेंट कहता है कि मैं कॉन्सेंट पर साइन नहीं करूंगा, तो मैं कहता हूं कि मैं इलाज नहीं करूंगा। तो आपको उस पर बोल्ड होना पड़ेगा ना। अगर वो सहमति नहीं देता है इलाज करने के लिए, आप कैसे आप इलाज करोगे, है ना? सहमति तो चाहिए ना। इसलिए आप हर एक पेशेंट का, हमारे यहाँ चाहे सर्दी का पेशेंट आए चाहे कैंसर का पेशेंट आए, उसको एक डॉक्यूमेंट पर साइन करना पड़ता है। मैंने एक डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट बना रखा है। उसमें कौन पेशेंट मैं इलाज करूंगा तो मेरे इलाज से आपको रोग बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, ठीक नहीं भी हो सकता है, यहाँ तक लिखा हुआ है। तो उसको अगर वह सहमत है तब इलाज कर। तो ये ये आपके लिए बहुत बड़ा हथियार हो जाता है डॉक्यूमेंट, आपका प्रूफ कॉन्सेंट है पेशेंट का। और आज के समय में बिना कॉन्सेंट के आप इलाज नहीं कर सकते। आप सर्जरी कराने के लिए जाइए तो आपको तो डॉक्टर पहले लिखा देता है कि इसका जो भी जिम्मेदारी होगी सो मेरी होगी, मैं अपने करते हैं, है ना? तो डॉक्टर तो है सेवा करता है, लेकिन सेवा में पेशेंट का जो चेंजेज है वो तो अलग ढंग से होगा। तो कैसे वो उस चेंजेज में अगर उसको बढ़ गया या घट गया या उसका नुकसान हो गया, तो उसको तो पेशेंट को ही समझना पड़ेगा ना, उसमें डॉक्टर का तो कोई दोष नहीं है। तो इसको थोड़ा सा होना। डॉक्टर कुरूप सर, यू वांटेड टू say something? Your hand is Yes, raised. I like to ask one more question. In beginning, he mentioned that the 15% alcohol के ऊपर, after 15% alcohol, you cannot sell the homeopathic medicine. Most of our medicines contains more than that. We are preparing the potencies in the rectified spirit, so that the how it is then applicable, how you can distribute to the medicine. This is very controversial, sir. Controversial situation is there. Sir, how not, to prove the not mentioning the 15%, sir. Yes, sir. Under rule 106B, more than 12%.
अगर अल्कोहल का कंटेंट मोर देन 12% है, then that is only related to the alcohol. That is only related to the you can alcohol. dispense the medicine. You can dispense the medicine in 30 ml, हाँ, not more than 30 ml. If percentage is more, you have to dispense in 30 ml. लेकिन ये तो आपका सर का क्वेश्चन है कि 30 पोटेंसी और 200 पोटेंसी का क्या फर्क है? हाउ यू आर Yes, गोइंग sir. टू आइडेंटिफाई? आपके पास में कोई मेजरमेंट है? 30 पे नहीं, आफ्टर sir. 12 पोटेंसी नॉट ए सिंगल मॉलिक्यूल इज अवेलेबल, देन हाउ Yes, sir. यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द मेडिसिन? तो अभी Very तक तो कोई ऐसा difficult, सिस्टम sir. नहीं बना है। अभी लोग नहीं, नैनो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं।